नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागॉजी जो 11 जनवरी 2023 के पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अब हम इसमें। ये आपके पेडागॉजी के प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकें, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी जो उनके पठन कौशल है उसको क्या है उनका उसको मतलब अभ्यास करना है, उसको सही करना है अपने पठन कौशल को शिक्षार्थियों को। तो एक जो शिक्षक होने के नाते को कैसे आप उन शिक्षार्थियों की मदद करोगे, ये आपसे पूछा गया है। व्यक्ति और विभेदित अनुदेश के साथ, ठीक है, यानी आप उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार कि अलग-अलग बच्चे को अलग-अलग समस्या है, उसके अनुसार आप उन्हें क्या है मिलकर पढ़ाओगे। कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका मानक परीक्षण आ जाएगा ये आपका गलत हो जाता है। विविधपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हुए या फिर पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बचता है एक कि व्यक्ति और विभेदित अनुदेशन के साथ या फिर विविधपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए आप जो है उनके पठन कौशल का निर्माण करोगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका कि आप विविध तकनीकी का प्रयोग करते हुए उनका जो है पठन कौशल को विकसित करोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री से परिचित शब्दों को सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं सर्वाधिक प्रयुक्त यानी साइट वर्ड्स होने वाले शब्द, विषय वस्तु के शब्द, कठिन शब्द या फिर निष्क्रिय शब्द। कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका जो है मुद्रित विषय सामग्री से परिचित शब्दों यानी ऐसे शब्दों को से बच्चों को परिचित करा रही है जो बच्चे जिन्हें क्या है पहचान सकते हैं, उनमें उनकी निपुणता है उन शब्दों को। ठीक है, जो उनके सबूत, आप बच्चा जो है कक्षा 2 में है और आप उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो सबूत, आपने बोला कि आम शब्द का प्रयोग किया तो बच्चों को पता है कि आम क्या होता है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का एक प्रयोग कर रही है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम कहते हैं साइट वर्ड्स यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं आपका साइट वर्ड। ये हो जाता है आपका इंग्लिश पेडागोजी में आपका हेल्पफुल रहेगा। ये साइट वर्ड बोलते हैं इसे हम, साइट वर्ड। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं आपका सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी जो आप ज़्यादा प्रयोग करते हो वो वाले शब्द। ऐसे टीचर क्या है यूज कर रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एक से अधिक भाषा का ज्ञान, ठीक है, भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। सपोज आपकी कक्षा में बच्चे हैं और उन्हें क्या है एक से ज़्यादा भाषा आती है, तो एक शिक्षक के लिए बोझ बन जाती है ये। तो ये तो गलत हो जाएगा। नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थियों को उसके समनुरूप करता है, यानी नवीन कक्षा में सीखते समय जो है नई कक्षा में जो है सीखते समय शिक्षार्थी को क्या है एक प्रॉब्लम आएगी, यानी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करेगी, यानी जो है नई भाषा सीखने सिखाने में मदद करेगी, ये आपका सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखते हैं कि नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर बच्चे को क्या है एक से ज़्यादा भाषा आती है तो वह क्या है नई भाषा को जल्दी कैच कर लेगा, यानी नवीन भाषा की सीखने सिखाने में मदद करता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि जो एनसीएफ 2005 है उसने आपका किस पे बढ़ावा दिया था? उसने आपका बहुभाषिकता पे बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला देखते हैं अब हम। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षिका जो कक्षा 4 में है वह छोटे अनुच्छेद
समझ के साथ गहराई से बच्चों को पढ़ा रही है और इसके लिए वह क्या है आधारभूत मदद लेती है, कुछ आधारभूत मदद लेती है जिससे बच्चों को क्या है समझ में आ जाए। तो वह डैश का अभ्यास कर रही है, विस्तृत पठन, गहन पठन, पहेली पठन या फिर सहयोगी पठन। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिक्षिका जो है वह क्या है गहन पठन करवा रही है बच्चों से, इसलिए वह क्या है उन्हें क्या है गहराई से उनका परीक्षण कर रही है। यहाँ पे आ गया ना आपका कि गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, तो इसका मतलब वह क्या है बच्चों को गहराई से पढ़ा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाई जाती है। कि आपको एक ऐसी सरल भाषा का, आप एक शिक्षक होने के नाते एक सरल भाषा का प्रयोग करते हो जो कि बच्चों के लिए क्या है मदद करती है। तो ये क्या कहलाया जाता है आपका संरचनात्मक उपागम, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति या फिर द्विभाषा पद्धति। तो ये है आपका जो है सरलतापूर्वक भाषा से परिचित। यहाँ पे है आपका कि सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने से शिक्षार्थियों की मदद करती है। तो ये हो जाएगा स्थितिपरक भाषा शिक्षण। यानी जिस सपोज कोई आपकी एक कंडीशन, एक स्थिति आ रखी है, तो उसमें आप क्या भाषा प्रयोग कर रहे हो उस पर आपका डिपेंड होता है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। कि पढ़ने से पूर्व जो आप कार्य करते हैं वो क्या होते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं। यानी जो आप सपोज आप एक टीचर हो और आप बच्चों को क्या है पाठ पढ़ा रहे हो और आपने कुछ पाठ पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न पूछे, तो ये इसलिए होते हैं ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। ये तो गलत हो जाएगा। मूल्यांकन आपको कब करना है, जब आपने पाठ पढ़ा दिया उसके अंत में आपको मूल्यांकन करना है, पहले नहीं करना है। तो जो आप पहले प्रश्न पूछते हो बच्चों को, तो वह क्या होता है, ऑप्शन दो क्या कह रहा है कि कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। कठिन शब्द, पदों का अर्थ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। यानी ताकि बच्चे को क्या है इंटरेस्ट आए। आप जो पाठ पढ़ा रहे हो, आपने उससे रिलेटेड कुछ उनसे प्रश्न पूछे जो कि उनके जीवन में उन्होंने जुड़े होंगे, उनके जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़े होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनको क्या है अभिप्रेरित, यानी उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको क्या है इंटरेस्ट आने के लिए आप ये प्रश्न पूछते हो। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। फिर भी हम ऑप्शन फोर्थ देखेंगे। पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्यान करने के लिए। आपको हिंदी पेडागोजी में ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप जाए आपका आएगा कि व्याकरण के बिंदुओं को याद रखना। व्याकरण से रिलेटेड जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तुओं में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। ये बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका नया प्रश्न है, इससे पहले कहीं नहीं पूछा था उसने कि जो आपकी प्रथम भाषा अर्जन होती है, यानी फर्स्ट भाषा जो आप एक्वायर करते हो, उसमें आपकी कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कि बच्चा जब अपनी जो मातृभाषा, सबसे पहली भाषा कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा होती है, तो उसको सीखने में कौन कौन से उसके चरण आते हैं। तो सबसे पहले कूकना आता है, बिल्कुल सही, चार ऑप्शन में कूकना है। फिर आता है बलबलाना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है समग्र बोधि है, अवस्था है, तो ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा बचा। फिर आता है कि उसकी होती है समग्र बोधि अवस्था होती है उसकी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा भी कट गया, क्योंकि दूसरे में यहाँ पे क्या है दो शब्दीय अवस्था है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले कूकना होता है, फिर बलबलाना होता है, फिर समग्र बोधि अवस्था होती है, फिर उसके बाद आता है दो शब्दीय अवस्था। फिर बच्चा क्या है दो शब्द की अवस्था आती है, यानी दो शब्द को याद करता है। फिर तार शैली, फिर वो वाक करना बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। सबसे पहले बच्चा क्या है कूकना, मतलब यानी कुछ जब बच्चा छोटा रहता है वह क्या है कुछ कूकता है, मतलब कुछ बबड़ाता टाइप का है, ठीक है। और बलबलाना यानी फिर कुछ एक दो शब्द बोलना, जैसे मम्मा पापा ऐसा कुछ करता है बच्चा, तो उसे बलबलाना कहते हैं। फिर समग्र बोधि अवस्था, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी समग्र बोधि अवस्था। फिर आता है आपका, ये आपकी तीसरी अवस्था हो गई। फिर आता है आपकी दो शब्दीय अवस्था,
दो शब्दीय अवस्था यानी बच्चा फिर दो दो शब्द करके बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है, फिर उसकी तारशैली वाक उसका मतलब पूरा बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ये ऑप्शन 4 था, इसमें सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। यानी आप केवल भाषा की संरचना नहीं देखते हो, उसके व्याकरण संरचना नहीं देखते हो, आप जो है क्या उसका अर्थ देखते हो। ठीक है, तो अधोगामी उपागम में, ऊर्ध्वगामी उपागम में, एकीकृत उपागम में या फिर निगमनात्मक उपागम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि जहाँ पे आप केवल अर्थ के लिए ही उस चीज़ या फिर उस पाठ को पढ़ते हो, तो ये कहलाया जाता है आपका अधोगामी उपागम होता है ये। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। ठीक है, तो वह आपका किस परीक्षण क्यों करा रहा है, कौन सा परीक्षण करा रहा है? निदानात्मक परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण। कि एक शिक्षा सपोज आप एक शिक्षक हो, तो आपकी कक्षा में कुछ बच्चों को क्या है अंक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या है परीक्षण तैयार कर रहे हो, टेस्ट तैयार कर रहे हो, मैथमेटिक्स टेस्ट तैयार कर रहे हो। तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो? ठीक है, ये होता है आपका निदानात्मक परीक्षण, इसे हम बोलते हैं। यानी बच्चों का आप निदान कर रहे हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले आपने उसकी प्रॉब्लम समझी कि उसको क्या है नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, और फिर आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसका निदान निकाला। तो यहाँ पे हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। जी ठीक है, ये कह रहा है कि एक बच्चा जो है वह क्या है ग्रुप में तो पढ़ लेता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देता है, लिखित परीक्षण देता है, जब उसका पेपर होता है, तो उस टाइम वह क्या है अच्छे अंक नहीं ला पाता है। तो शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे कि उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए आप कैसे मदद करोगे? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करेंगे, फिर बच्चे के माता-पिता को यह स्पष्ट करेंगी कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है। आपका ये तो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि माता-पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, यानी बच्चा क्या है समाज में रह रहा है, तो आप उसके क्या है प्रशंसा करोगे। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला भी आपका गलत ही हो जाएगा। चौथा इसका सही हो जाएगा कि उसके नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके, बिल्कुल सही। आप उसका परीक्षण करोगे कि बच्चे को कहाँ क्यों आ रही है तकलीफ, और फिर उसका आप जैसे इससे पहले प्रश्न आया कि आप सबसे पहले क्या करते हो, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है डायग्नोस करते हो, फिर उसके बाद क्या है उसकी रेमेडियल यानी उसका उपचार करते हो फिर। तो ये भी यही कह रहा है कि उसकी नियमित परीक्षण देते हुए तथा क्या है उसमें सुधार हो सके। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क में विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? आपने देखा होगा बचपन में जो आपका कार्टून शो आता था मोगली, तो उसमें क्या है वह जंगल में जानवरों के साथ रहता था। तो इस तरह क्या है उसकी भाषा भी क्या है मतलब उसकी भाषा उतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो ऐसा भाषा विकास के किस पक्ष इसका समर्थन करेगा कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव है, कि उसके पास क्या है मोगली के पास जो है भाषा जो है शिक्षण का अभाव है, उसके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बना, भाषा का परिवेश नहीं बना जिसके द्वारा वो सीख सके भाषा को। तो ये आपका सही लग रहा है। फिर भी आप जो है बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ है, नहीं, जन्म तो उसका सही हुआ है, लेकिन उसे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया हमने, उसको ऐसा परिवेश नहीं दिया जिससे कि वह क्या है अपनी भाषा को सीख सके, किसी भी मानव भाषा को सीख सके। फोर्थ कह रहा है कि उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, नहीं, ये आपका सही नहीं है।
ये भी आपका गलत हो जाएगा कि उसे क्या है मानव भाषा पसंद नहीं थी, इसलिए वह क्या है जंगली भाषा बोलता था। नहीं, वह जंगल में रहा बचपन से और जंगली जानवरों के साथ रहा, और उसे हमने उस भाषा का परिवेश जो मानव को भाषा परिवेश नहीं दिया, इसलिए उसका अभाव है। तो पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अर्थ क्रियात्मक जो आपकी प्रैक्टिस होती है डैश की ओर संकेत करता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक और की है कि जो आपका अर्थ क्रियात्मक एक प्रैक्टिस होती है, प्रैग्मेटिक्स होती है, प्रैग्मेटिस अच्छा प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिस है आपका कि अर्थ क्रिया, अर्थ के आधार पर जो आप कार्य करते हो उसे हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, की ओर संकेत करता है। भाषा के सामाजिक नियम, यानी सामाजिक नियम भाषा के, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालयों के अनुदेश की भाषा होती है या फिर शैक्षणिक भाषा होती है अर्थ के साथ। तो ये हो जाएगा आपका कि भाषा जो होती है सामाजिक नियम के साथ, बिल्कुल ये आपका सही, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक नियम भाषा के साथ चलती है आपकी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी जब आप कविता पढ़ते हो, पढ़ाते हो बच्चों को, तो कौन सी चीज़ इनमें से नहीं आती है आपकी? व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण या फिर कविता की अंतः वस्तु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। कविता में आपका व्याकरण नहीं आता है। और आपका एक बात आपको याद रखनी है, हिंदी भाषा में जहाँ पे भी आ जाएगा आपका नियम, नियमों को कंठस्थ करना, नियम को याद करना, ये आपका गलत होता है। और एक आ जाएगा आपका व्याकरणिक नियम, व्याकरणिक नियम भी आपका जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका क्या है, गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके पेडागोजी के बहुत सारे आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा, व्याकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका 14th क्वेश्चन आपका है कि कौन सी पद्धति मातृभाषा से पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता और एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है आपकी। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है आपकी कौन सी पद्धति मातृभाषा से पहले अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में, ठीक है, यानी मातृभाषा में पहले अर्जित भाषा, यानी आप क्या है पहले आप मातृभाषा सीखोगे और फिर जो आपकी लक्ष्य भाषा है, सपोज आपको क्या है फ्रेंच सीखनी है, तो आप क्या करोगे अपनी मातृभाषा में, यहाँ ये क्या करें, कौन सी पद्धति मातृभाषा से पहले अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग को बढ़ावा देगी? तो ये हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषा पद्धति या फिर श्रव्य भाषिक पद्धति। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है आपकी? प्रत्यक्ष विधि यानी जो आपकी डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें आप सीधे आप अपनी लक्ष्य भाषा पर फोकस करते हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आपका कि आप पहले क्या है मातृभाषा जो कि आपकी अर्जित भाषा है उसको सीखोगे, उसके माध्यम से आप क्या है लक्ष्य भाषा सीखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है व्याकरण अनुवाद विधि। इसे हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हो, यानी जो आपकी मातृभाषा है उसको पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप क्या है अपनी लक्ष्य भाषा पे जाते हो। अर्थात इसका अर्थ हो गया कि जो आप अपनी लक्ष्य भाषा सीखने के लिए आप मातृभाषा का पहले प्रयोग करते हो, फिर आप लक्ष्य भाषा पे जाते हो। और प्रत्यक्ष विधि होती है आपकी डायरेक्ट मेथड, इसे हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट मेथड, या फिर इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या होता है इसमें हम सीधे आप क्या है लक्ष्य भाषा सीख देते हो, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता आपका डायरेक्ट मेथड में। और जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर व्याकरण अनुवाद पद्धति होती है, इसमें क्या होता है आप मातृभाषा के साथ साथ अपना जो है दूसरी भाषा या फिर लक्ष्य भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो सत्य नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। तो यह सीखने वाले की संगतिपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा कह रहा है यह कागज पर अक्षर अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा कह रहा है यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। चौथा कह रहा है कि यह खराब वर्तनी बिगड़े हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि यह क्या है सकल मोटर कौशल, यानी आपकी जो सकल मोटर क्या होती है जहाँ पे आपकी जो है
छोटी मांसपेशियाँ यूज़ होती है, जैसे लिखने से रिलेटेड, ठीक है। जब आप कुछ छोटा काम करते हैं तो वहाँ पे छोटी मांसपेशियाँ यूज़ होती है, उसे हम बोलते हैं आपका सकल मोटर कौशल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आपका ये प्रभावित करता है, और तार्किक चिंतन यानी बच्चे की जो तार्किक चिंतन है उसको भी आपका ये प्रभावित करता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करें आपके 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये आपका पेपर 1 के प्रश्न हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको पेपर 2 के प्रश्न भी कराऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।